हेलो एवरीवन। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फर्स्ट पार्ट अपने देख लिया, सेकंड पार्ट अपने स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में अपने इंट्रोडक्शन देख लिया था, डेफिनेशन देख ली थी और एटियोलॉजी देख ली थी। ठीक है, अब अपन पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं अब की। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, जो आर्टरी की वाल है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ठीक है, उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था। आर्ट्रियल स्पाम है, आर्ट्रियल है, ये आर्टरी है, इसमें यदि कोलेप्स हो गया, स्पैम हो गया, ठीक है, इससे ब्लड सप्लाई आगे नहीं हो पाएगी। ठीक है, आर्टरियल स्पैम से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, एंड एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, प्लस यदि जो आर्टरी है उसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो उससे थ्रोम्बस या कोई थ्रोम्बस हो जाए, किसी रप्चर हो जाए आर्टरी, तो उसके कारण जो थ्रोम्बस बन जाएगा, उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो भी है आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, किसी भी रिस्क फैक्टर के कारण, किसी भी यूटियोलॉजी फैक्टर के कारण आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या होगा, स्टेम में कंडीशन डेवलप होगी। स्टेम में क्या होता है, स्टेम में ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आगे जो हेड है उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, स्टेम में से हाइपोक्सिया बढ़ेगा। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन डिमांड है, वो उसकी ऑक्सीजन की डिमांड होगी लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही आगे, तो रिड्यूस डिमांड होती है ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन आगे सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे क्या होगा, थ्रोम्बोलाइसिस हो जाएगा। थ्रोम्बोलाइसिस परमानेंट थ्रोम्बोलाइसिस में चेंज हो जाएगा। थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है, जैसे ये आर्टरी है, जैसे ये आर्टरी है, यदि यहाँ पे कोई थ्रोम्बस बन जाए, कोई भी प्लेट फॉर्मेशन हो जाए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो ये थ्रोम्बस ये परमानेंट में चेंज हो जाएगा। बाद में यदि लगातार ये कंटिन्यूटी बनी रहे तो ये परमानेंट में चेंज हो जाएगा। परमानेंट थ्रोम्बोलाइसिस बनने के बाद जो अमाई की सेल्स है वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने से वो नेक्रोसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। नेक्रोसिस होने से जो हार्ट की जो मायोकार्डियम सेल्स है वो डैमेज हो जाएगी। नेक्रोसिस से वो जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर देगा, और यही अमाई है। ठीक है, तो ये एमआई की पैथोफिजियोलॉजी देख लिया मैंने। किसी भी ईटियोलॉजी फैक्टर के कारण जो हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है, ठीक है, तो हाइपोक्सिया क्या होगा, थ्रोम्बोलाइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है, किसी भी ईटियोलॉजी फैक्टर के कारण जो इससे में होगा, इससे में से हाइपोक्सिया बनेगा। ठीक है, हाइपोक्सिया क्या होता है, रिड्यूस द ऑक्सीडेटिव डिमांड टू द मायोकार्डियम सेल। ओके, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे थ्रोम्बस बन जाएगा। थ्रोम्बस परमानेंट थ्रोम्बोलाइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा और एमआई की सेल्स वो डैमेज हो जाएगी, नेक्रोसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जिससे एमआई का अटैक हो जाएगा। ओके, इसके बाद अपन साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। ओके, पैथोफिजियोलॉजी आपको बता दी। ओके, अब साइंस और सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो साइंस और सिम्टम में क्या है, सबसे पहले तो अपना ये पेन है, क्योंकि ये जो चेस्ट पेन होता है वो सबसे बेस्ट कॉमन होता है इसमें। चेस्ट पेन इज द वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ एमआई। ओके, चेस्ट पेन के साथ साथ क्या होता है, जो जबड़ा होता है या आर्म होती है, भुजा वगैरह, और जो पेट, जो चेस्ट पेन, जो पीछे बैक पेन है, बैक पेन भी होता है एमआई के कारण। ओके, ये सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसका, पेन। ओके, इसके बाद में अपन नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं। एंजाइटी होगी, ठीक है, पेशेंट को एंजाइटी होगी क्योंकि वो टेंशन रहेगी पेशेंट को। ठीक है, इसके बाद में नोजिया, वोमिटिंग, ये नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने के कारण सेल नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, तो नोजिया, वोमिटिंग आर वेरी कॉमन। एंड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस वो कम हो जाएगा पेशेंट का। कैसे होगा, क्योंकि यदि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है आगे, यदि आर्टरी में, ये आर्टरी यहाँ से कोलेप्स हो गया, ये आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ये ब्लड सप्लाई आगे नहीं हो पाएगा। ब्लड सप्लाई आगे नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड, ठीक है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन आगे जो सेल्स और टिश्यू उनको जा नहीं पाएगा, वो डैमेज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो कैसे कम होगा। ब्रेन सेल को यदि ऑक्सीजन नहीं मिली तो डैमेज स्टार्ट होना कर देगी, और ब्रेन सेल डैमेज स्टार्ट होना स्टार्ट कर देगी, और जो हार्ट की सेल्स है, मायोकार्डियम सेल, वो भी डैमेज होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो कार्डियोजेनिक शॉक हो जाएगा, ब्रेन का न्यूरोजेनिक शॉक हो जाएगा। ओके, इस प्रकार पेशेंट शॉक में चला जाएगा। इसके बाद अपन पेन देख लिया, और चेस्ट पेन देख लिया आपने, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक है, एक स्वेटिंग होती है पेशेंट की, उसमें स्वेटिंग वो क्या होती है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो पेशेंट को हाई वो एंजाइटी वगैरह होगी, वोमिटिंग होगी, उससे स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और स्वेटिंग वगैरह देख लिया हमने। स्वेटिंग वगैरह से क्या, जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो फैटिक की कंडीशन बन जाएगी, थकान हो जाएगी, पेशेंट कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। ओके, एक जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो रहा है, तो ठीक है, यदि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो जो ब्रीथनेस है वो शॉर्ट हो जाएगी, जो पेशेंट की
जो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो जब ऑक्सीजन आगे सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो ब्रीथनेस वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, डिस्पेयर नहीं हो जाएगा, पेनफुल जो ब्रीथ है वो स्टार्ट होना हो जाएगी। ओके, एक होता है डिसलिथेमिया, इसका सिम्टम होता है डिसलिथेमिया, जो हार्ट बीट है वो इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई के कारण जो रिदम है उसका वो अबनॉर्मल हो जाएगा। ओके, ये अपने साइन और सिम्टम की बात कर ली, इसके बाद में अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। ओके, तो मैंने साइन और सिम्टम बता दिए कि कैसे चेस्ट पेन होता है, एंजाइटी होती है, नोजिया होती है, वोमिटिंग होती है, लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट इज रिड्यूस्ड बाय एमआई बिकॉज ऑफ द रिड्यूस द ब्लड फ्लो, ओके, टू कोरोनरी आर्टरी। सो फैटिग, जो फैटिग है पेशेंट को फैटिग होना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो अपन अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है फ्रेंड्स, हमने साइन सिम्टम देख लिया, पैथोफिजियोलॉजी देख ली, अब अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, सबसे पहले तो जो पेशेंट की वो हिस्ट्री कलेक्ट कर लेंगे अपन, ठीक है, जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो कलेक्शन कर लेंगे, इसके बाद में पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे पूरा, ठीक है, दीज आर नॉर्मली कॉमन डायग्नोसिस है, ठीक है। इसके बाद अपना जो मेन डायग्नोसिस है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मतलब ईसीजी, ईसीजी, ठीक है, ईसीजी अपना मेन जो डायग्नोसिस है इसका वो है। ओके, तो ईसीजी की बात कर लेते हैं। ईसीजी दो कंडीशन होती है ईसीजी की, ठीक है, क्या, यदि जो एमआई हो रहा है अर्ली स्टेज में और जो लेट स्टेज है, ठीक है, एसटी सेगमेंट एलिवेट एमआई, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेट एमआई, ठीक है, एसटी सेगमेंट एलिवेट एमआई और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेट, मतलब इसमें जो एलिवेट नहीं होगा, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेट एमआई है, उसमें एसटी जो वेव है उसका इवेंट होगा। अब अपन बात कर लेते हैं क्या होता है ये एसटी सेगमेंट, ये ईसीजी है पेशेंट की, ठीक है, ठीक है, ये हो गया पी क्यू और ये ईसीजी होगी। अब एसटी सेगमेंट एलिवेट एमआई है, एलिवेट है, एलिवेट क्या होगा, ये जो ईसीजी है इसमें ये एलिवेट हो जाएगी, ठीक है, इसमें ईसीजी एलिवेट हो जाएगी, बट नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेट एमआई में क्या होगा, जो ईसीजी है वो डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है, इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट एमआई में ईसीजी वो है एलिवेट हो जाएगी और इसमें डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये सीवियर कंडीशन होती है, ये मोस्ट सीवियर कंडीशन होती है, ये मोस्ट सीवियर कंडीशन होती है, बट ये लेस सीवियर कंडीशन होती है। अब ये मोस्ट सीवियर कंडीशन कैसे होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट है उसकी तीनों लेयर है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, उस ये तीनों लेयर डैमेज हो जाएगी इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट एमआई में, बट जो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेट एमआई है इसमें जो हार्ट की मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम लेयर है केवल वही जो डैमेज होगी। ओके, तो इसलिए ये मोस्ट सीवियर है, ये लेस सीवियर है, दोनों सीवियर तो है पर ये मोस्ट है और ये लेस है, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने आपको, जो मोस्ट सीवियर इसके तीनों सेल्स है हार्ट के वो डैमेज हो जाएंगे, इसके पेरिकार्डियम के अलावा दोनों सेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो इसी चीज़ इस प्रकार से देख लिया। इसके बाद में कार्डिक मेकर, ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्नोसिस था अपना कार्डिक मार्कर। तो कार्डिक मार्कर में क्या होता है, जैसे अपने मायोकार्डियम की सेल्स है वो डैमेज हो गई, ठीक है, तो मायोकार्डियम की सेल डैमेज होने के कारण जो ब्लड में मायोकार्डियम सेल्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यदि ब्लड में मायोकार्डियम का सेल इंक्रीज हो जाएगा, मायोकार्डियम सेल्स है उसका लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, तो अपन को CKMB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन और रेडियस इनका लेवल है वो अपन को इंक्रीज मिलेगा ब्लड में, ठीक है। अब वन बाई वन की बात कर लेते हैं, CKMB या CPKMB।
क्रिएटिनिन काइनेज, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है। इसका लेवल है जो ब्लड में वो अपन को बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसका जो नॉर्मल लेवल है वो वैसे तो 1% से कम होता है, बट अपन एवरेज की बात कर ले तो एवरेज इसका 1 से 5% होता है, ठीक है। यदि जो मायोकार्डियम की सेल है वो डैमेज हो गई तो इसका लेवल अपन को 5% से ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो इसे अपन डायग्नोसिस से पता लगा लेंगे कि मायोकार्डियम सेल डैमेज हुई या नहीं हुई है। जो मायोग्लोबिन है, हमारे सेल डैमेज होने के कारण जो मायोग्लोबिन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ मायोकार्डियम, ओके। एलडीएच है, इसके बाद में एलडीएच देख लेते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन जो एलडीएच 2 होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है एलडीएच 1 से। इन नॉर्मल कंडीशन एलडीएच 2 लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एलडीएच 2 एलडीएच 1 से ज़्यादा होता है, बट इन हमारी कंडीशन द एलडीएच 1 इज ग्रेटर देन एलडीएच 2, ओके। इन हमारी कंडीशन द एलडीएच 2 इज ग्रेटर देन एलडीएच 1, ओके। इसके बाद हमें ट्रोपोनिन की बात कर लेते हैं। ट्रोपोनिन क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। जो ट्रोपोनिन टी है वो एक्यूरेट होता है और ट्रोपोनिन आई है मोर स्पेसिफिक होता है। तो क्वेश्चन मेरे लिए ऐसे बनता है कि ट्रोपोनिन कौन सा स्पेसिफिक है और कौन सा एक्यूरेट है। तो ट्रोपोनिन टी है वो एक्यूरेट होता है और ट्रोपोनिन आई है वो स्पेसिफिक होता है। तो एमआई सेल के डिस्टोरेशन के बाद, जो डैमेज होने के बाद इन दोनों का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इन सभी को ब्लड में चेक कर लेते हैं किनका लेवल बढ़ा हुआ है किनका नहीं बढ़ा हुआ, ठीक है। ड्यू टू हमारी डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स उनका लेवल ऑफ ब्लड में अपन को बढ़ा हुआ मिलेगा, ओके, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं ठीक है, अब अपनी सारणी की बात कर लेते हैं। तो कार्डिक मार्कर है मायोग्लोबिन, सीकेएमबी, ट्रोपोनिन और एलडीएच, ठीक है। इनका लेवल है ब्लड में कब इंक्रीज होगा, जो मायोग्लोबिन है उसका विदिन 2 आवर्स मतलब 90 मिनट्स के अंदर, विदिन 2 आवर्स 90 मिनट के अंदर इसका विदिन 2 आवर्स इसका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो सीकेएमबी है उसका लेवल 6 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। जो ट्रोपोनिन है 3 से 4 आवर लेता है, ठीक है, इंक्रीज ब्लड में लेवल को इंक्रीज करने में अपना। और जो एलडीएच है वो 24 आवर में स्टार्ट कर देगा इंक्रीज। अब जो पीक लेवल है इनका वो लगभग इनका 3 गुना टाइम ले रहा है, इसको छोड़ के ट्रोपोनिन को छोड़ के इनमें 3 गुना टाइम ले रहा है। टू का 6 हो गया पीक लेवल, 6 घंटे में ये पीक लेवल में रहेगा, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम हो जाएगा इस टाइम पे ब्लड में। 18 हो गया इसका, सीकेएमबी का 18 हो गया, ट्रोपोनिन का 8 आवर। इसका याद रखना ट्रोपोनिन का 8 आवर है और जो एलडीएच है उसका 72 घंटे मतलब 12 आवर्स, वो सॉरी 72 आवर्स ले रहा है, ओके। इतना टाइम पीक लेवल जो मैक्सिमम लेवल हो जाएगा इसका ब्लड में, इतना टाइम ले रहा है। और 2 आवर्स स्टार्टिंग इंक्रीज इसकी 2 आवर्स, मायोग्लोबिन 2 आवर्स, जो आपका सीकेएमबी 6 आवर्स, ट्रोपोनिन है 3 से 4 आवर्स और एलडीएच है वो 24 आवर्स ले रहा है। रिमेन एलिवेशन है मतलब एलिवेट कितने टाइम में ब्लड में रहेगा, तो 7-8 दिन के नॉर्मल लगभग 7-8 दिन रहेंगे लगभग, और ये 10 से 12 दिन रहेगा, ठीक है। तो अपन ने देख लिया। इसके बाद में अपन चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे से पता चल जाएगा अपन को, ओके। इसके बाद में अपन सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवाएंगे इसके डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं एमआई में, ओके। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं अपन। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो गया, सबसे पहले तो अपना डिस्लिथेमिया हो गया। डिस्लिथेमिया मतलब जो हार्ट का जो रिदम है वो अपना अबनॉर्मल हो जाएगा। वो अबनॉर्मल कैसे हो रहा है कि जब ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो नहीं पा रहा है, तो जिसके कारण जो ब्लड का लेवल है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। और हमारे सेल्स वगैरह है वो डैमेज होने लग जाएंगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नेफ्रोसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और जो मायोकार्डियम सेल्स है, ठीक है, वो उसका रिदम है अबनॉर्मल हो जाएगा, ओके। और इसके बाद अपन कार्डियोजेनिक शॉक है, जो उसका सेकंड कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोजेनिक शॉक, उसके बाद करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक कैसे होता है, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक होता है इम्पेयरमेंट ऑफ द टिश्यू, यदि टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये द इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ठीक है, यदि जो मायोकार्डियम सेल्स है उसको इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है तो टिश्यू परफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार टिश्यू इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है तो ऑक्सीजन की जो इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई है उसके कारण जो टिश्यू परफ्यूजन स्टार्ट हुआ है, जिससे क्या होगा, जो हार्ट है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा,
ओके, हार्ट यदि वीक हो जाएगा तो वो अच्छे से ब्लड सप्लाई है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एम आई सेल एक बार डैमेज स्टार्ट होगी, ठीक है, एम आई सेल यदि डैमेज हो गई तो एम आई सेल तो कॉन्ट्रेक्शन काम करती है, ये बार एम आई सेल डैमेज हो जाएगी, ये कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है हार्ट, ठीक है। यदि एम आई सेल डैमेज हो गई तो कॉन्ट्रेक्शन करना हार्ट का बंद हो जाएगा, ठीक है, और जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो डेवलप हो जाएगा। इसके बाद अपन हार्ट फेलियर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो द हार्ट इज अनेबल टू पंप मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। यदि हार्ट है वो पंप करने में असमर्थ है, जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है यदि वो कंप्लीट नहीं हो पा रही पंप करने से, ठीक है, तो हार्ट इज अनेबल टू पंप द मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। ये हार्ट इतना आउटपुट नहीं कर पाता है जब बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, क्यों नहीं कर पा रहा, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एम आई है, एम आई क्या करेगा, सेल्स डैमेज कर देगा, ठीक है, सेल्स डैमेज करेगा, टिश्यू डैमेज कर देगा, टिश्यू डैमेज करेगा, तो एम आई की सेल्स है उसमें नेक्रोसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ओके, नेक्रोसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, इसके कारण जो एम आई सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन का बंद हो जाएगा, ओके। तो कॉन्ट्रैक्शन एक बार बंद हो गया, हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, तो जो ब्लड का आउटपुट है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। एम आई सेल्स डैमेज हो गई, टिश्यू डैमेज हो गए, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा कि एम आई सेल डैमेज होने के कारण जो कार्डियक का आउटपुट है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के कारण जो ब्लड का आउटपुट है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, ओके। तो मेटाबॉलिक जो रिक्वायरमेंट है, जो ब्लड प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए था वो सप्लाई नहीं हो पाएगा, देन द हार्ट फेलियर कंडीशन इज डेवलप। इसके बाद में अपन पल्मोनरी एडिमा की बात कर लेते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा कैसे होता है, क्यों होता है कि हार्ट, ठीक है, ये हार्ट है आपका, ठीक है। अब यदि हार्ट जैसे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, यहाँ से ब्लड जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ब्लड नहीं जा पा रहा है ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, तो जो ब्लड आएगा वेनस का, वो वेनस का ब्लड है वो जो लंग्स है, ठीक है, पल्मोनरी एरिया लंग्स है वहीं बैठ जाएगा, वहीं रहेगा, कलेक्शन वही हो जाएगा उसका, लेकिन ये यहाँ तो आ नहीं पाएगा क्योंकि जो यहाँ से आउटपुट है वो नहीं होगा, तो ये यहाँ ब्लड आ नहीं पाएगा या आउटपुट नहीं हो पाएगा, कलेक्शन पल्मोनरी में सिस्टम में हो जाएगा, तो पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगा, ओके। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस, नाउ वी स्टार्टेड द मैनेजमेंट ऑफ द एम आई, ओके। तो मैनेजमेंट देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे कॉमन सिम्टम था पेशेंट का क्या था, पेन, पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पेन के रिलीफ के लिए अपन इसको जो एनाल्गेसिस है, एनाल्गेसिक है वो पेशेंट को देंगे, एनाल्गेसिस में क्या देंगे अपन, ओपियोइड एनाल्गेसिस, ठीक है, ओपियोइड एनाल्गेसिस देंगे, बट ओपियोइड एनाल्गेसिस में क्या देंगे अपन उस पेशेंट को मॉर्फिन, ठीक है। अब मॉर्फिन ही क्यों देंगे अपन पेशेंट को, पेशेंट का एक तो पेन है ना, पेन उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है, पेन को कम कर देगा, प्लस दूसरा जो ऑक्सीजन की डिमांड है, जो ऑर्गन्स है जितने भी है उनको ऑक्सीजन की डिमांड है उसको ये एडजस्ट कर देगा, जितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जितना ब्लड सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन के द्वारा, सॉरी जितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है ब्लड के द्वारा उतने में उसको एडजस्टमेंट करवा देगा, ठीक है। तो इसलिए अपन मॉर्फिन देते हैं, सबसे इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है मॉर्फिन का, ओके। तो इसके बाद हमने देखा कि इसका दो कंडीशन होती है, एस्टिक सेगमेंट एलिवेट एमआई और नॉन एस्टिक सेगमेंट एलिवेट एमआई, ठीक है। ये दो कंडीशन बताई थी मैंने आपको, ओके। तो इसमें जो कंडीशन है इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जो अर्ली स्टेज की होती है इसका ट्रीटमेंट करने पर एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जो SONA, ठीक है, सोनम, ठीक है, तो इसकी मोना, ये सोनम है उसकी मोना है, ओके। सबसे पहले तो अपन जो पेशेंट है, ठीक है, उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे पेशेंट को, अपन स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या कहती है, जो भी थ्रोम्बस बन रहा है, जो भी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बन रहा है, जो थ्रोम्बस को क्या करेगी, ये पिघल देगी, पिघल देने से जो आर्टरी है वो जो आर्टरी है
जो उसका डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। ओके, विद इन 90 मिनट्स ये अपन प्रोवाइड कर देंगे पेशेंट को, फिर ऑटो एडमिनिस्टर कर देंगे पेशेंट को। फिर जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो ऊपर एडमिनिस्टर कर देंगे। इसके बाद में एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या होती है, ठीक है, ये अपन पेशेंट को एडमिट करवा देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन दे दी, एस्प्रिन दे दी। एस्प्रिन क्या होती है, एंटीप्लेटलेट्स होती है। तो क्या करती है, ये ब्लड में जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं उनको कम करती है, मतलब ये ब्लड को पतला करने का काम करती है, जैसे कि ब्लड को लिक्विड करने का काम करती है, ताकि जो ऑब्स्ट्रक्शन और जो ब्लड है वो लिक्विड ब्लड है वो आगे निकल जाए। ओके, इसके बाद में अपन मॉर्फिन देते हैं। मॉर्फिन इसमें स्टार्टिंग में देते हैं, बट अपने ट्रिक के हिसाब से इसको लास्ट में कर दिया। बट मॉर्फिन इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी टू गिव माई पेशेंट बिकॉज इट विल रिड्यूस द पेन। ओके, इसके बाद में जो नॉन एस्टी सेगमेंट 11 MI है उसमें मॉर्फिन, ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन, नाइट्रोग्लिसरीन और एस्प्रिन देते हैं। ओके, इसके बाद अपन जो अदर ट्रीटमेंट है इसका वो है प्रोवाइड करेंगे एंटी लिपिडेमिक। ठीक है, जो एंटी लिपिडेमिक जो टेबलेट्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करती है उसका, ठीक है, जो डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल है जो ब्लड में जाम हो गया है उसको कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज कर देगी ये। इसके लिए अपन देते हैं एट्रोवास्टिन। ठीक है, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल के लिए देते हैं अपन एट्रोवास्टिन। एट्रोवास्टिन जो टैबलेट है वो डिक्रीज कर देगी कोलेस्ट्रॉल लेवल को। इसके बाद अपन जो प्रोवाइड करेंगे बीटा ब्लॉकर्स टैबलेट। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स टैबलेट है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करेगी, जो पेशेंट की जो हार्ट रेट है, सॉरी जो हाइपरटेंशन है उसको डिक्रीज कर देगी। ठीक है, जो हार्ट का वर्कलोड है वो कम कर देगी, क्या, बीटा ब्लॉकर्स टैबलेट। और एक होता है प्रोवाइड ACE इनहिबिटर कर देंगे उसको। एक क्या प्रोवाइड करेंगे, ACE इनहिबिटर, वो भी क्या करती है, जो हार्ट का वर्कलोड है वो कम करती है। ओके, उसमें केटोप्री आ गया, एनालप्री आ गया, 2 टैबलेट्स होती है, टैबलेट्स और होती है। और ये केटोप्री, एनालप्री इसके एग्जाम्पल हो गए। ये अपन एमआई के पेशेंट को देंगे। ठीक है, ये क्या करेगी, जो वर्कलोड हार्ट का वो कम कर देगी, जिससे हाइपरटेंशन है वो भी कम हो जाएगा, ब्लड लेवल को कम कर देगी। ठीक है, ये हो गया अपना मेडिकल मैनेजमेंट। अब अपन सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं कि किस प्रकार से सर्जरी के द्वारा एमआई के पेशेंट को ठीक किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अपन जो एमआई है उसका सर्जिकल मैनेजमेंट कर लेते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला है PTCA। PTCA की फुल होती है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूनियल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, इसमें अपन एंजियोप्लास्टी करते हैं। ओके, एंजियोप्लास्टी क्या होता है, एंजियोप्लास्टी होती है जो रिपेयरमेंट होती है आर्टरी की, उसको बोलते हैं रिपेयरमेंट ऑफ आर्टरी, रिपेयरमेंट ऑफ आर्टरी। ठीक है, आर्टरी का रिपेयरमेंट करेंगे इसमें एंजियोप्लास्टी में। तो जो भी आर्टरी है, यह आर्टरी है मान, ठीक है, यदि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या करेंगे, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ओके, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आर्टरी का, तो एक कैथेटर के द्वारा अपन इसमें डालेंगे, कैथेटर इसमें डालेंगे। ठीक है, कैथेटर इसमें डाल दिया हमने, कैथेटर है यहाँ पे, सॉरी ये कैथेटर डाल दिया, नीचे बलून लगा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बलून लगा होते हैं, इससे ऊपर बलून को पंप करेंगे। ठीक है, बार बार में प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करने से क्या होगा, तो ये वाल्स आर्टरी ये नैरो हो जाएगी। ठीक है, जो वाल्स है ये नैरो हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये अपना कैथेटर था। ठीक है, ये वाल्स आर्टरी वो नैरो हो गई, इससे ब्लड फ्लो आसानी से हो जाएगा। ओके, इसको बार बार प्रेस करने से ये नैरो हो गई आर्टरी। ओके, ये था। अब जो सेकेंड है इसका वो देख लेते हैं, कोरोनरी आर्टरी सेंट, मतलब जो ये आर्टरी होती है ना, ये आर्टरी उसमें सेंट लगाए थे अपन। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी सेंट होगा। हाँ, एक चीज़ ये अपन इंसर्ट करते हैं तो आर्ट्रियल और फीमोरल जो आर्टरी है, ठीक है, उससे इंसर्ट करते हैं। जो अपने हाथ सॉरी रेडियल आर्टरी है और जो पैर की फीमोरल आर्टरी है, उनके के द्वारा जो ये इंसर्ट करते हैं कैथेटर वगैरह। इसके बाद अपना सेंट है कोरोनरी आर्टरी सेंट, कोरोनरी आर्टरी सेंट वो अप्लाई करेंगे। पहला हो गया
दूसरा कोरोनरी आर्टरी स्टेंट, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी स्टेंट ये कैसे करेंगे, जो भी आर्टरी है फीमोरल है या फिर जो रेडियल आर्टरी है उसके द्वारा अपन जो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे ये स्टेंट लगा देंगे। स्टेंट लगाने से क्या हुआ, ठीक है, ये आर्टरी है, ठीक है, यह स्टेंट लगा दिया, ठीक है, ये स्टेंट लगा दिया। अब ये क्या करेगा, स्टेंट को अपन बाहर निकालेंगे, तो ये कैथेटर के द्वारा स्टेंट लगता है, तो कैथेटर को अपन बाहर निकालेंगे और ये क्या बन गया था, ये आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है, तो उसमें ऐसे स्टेंट लगेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये आर्टरी है उसमें सेंटर लग गई, सेंटर लगने से क्या होगा, ये आर्टरी उसका कोलिप्स नहीं हो पाएगा, कोलिप्स नहीं होने पे ब्लड फ्लो आराम से हो जाएगा। इससे अपन देखते हैं कि आसपास में भी देख लेते हैं, कोई भी बुजुर्ग होता है उनको हमाई का अटैक आता है, ठीक है, तो हमाई का अटैक होता है तो डॉक्टर उसमें जो सुनते हैं अपन छाले डाल देता है, जो ब्लड वेसल्स में छाले डालते हैं जिससे वो आर्टरी कोलिप्स नहीं हो पाती, तो वो स्टेंट डालता है स्टेंट, ठीक है। स्टेंट डालने से ये जो मेटल का बना होता है, ये डालने से ये आर्टरी कोलिप्स नहीं हो पाएगी और ब्लड फ्लो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक होती है बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ओके। यदि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो अपन क्या करेंगे, जो उसका वेव पाथ है वो अपन चेंज कर देंगे, इसलिए कोई आर्टरी है या से अपन उसका पाथ चेंज करेंगे और अदर आर्टरी के द्वारा ये ब्लड हार्ट पहुँचा देगा, ठीक है, अदर आर्टरी के द्वारा ब्लड हार्ट को पहुँच जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से अपन तीनों सर्जिकल मैनेजमेंट देख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ब्लड की सप्लाई है वो डायरेक्टली हो जाएगी यहाँ पे, ओके। इसको ओपन हार्ट सर्जरी भी बोलते हैं। तो बाईपास के लिए जो आर्टरी काम में लेती है, जैसे यहाँ से कट किया, कट से आर्टरी यहाँ पे लगाई, ठीक है, ये आर्टरी काम में लेती है वो है लेफ्ट लेटरल मेमोरियल आर्टरी, लेफ्ट लेटरल मेमोरियल आर्टरी और राइट लेटरल मेमोरियल आर्टरी, ये दो आर्टरी काम में लेते हैं। बस अपन मोस्टली जो काम में लेते हैं वो लेफ्ट लेटरल मेमोरियल आर्टरी है, वो यूज में लेते हैं अपन मोस्टली, ठीक है। और उसके लिए एक वेन है वो भी अपन यूज में लेते हैं, उसका नाम है सिपेनियस वेन, ठीक है, सिपेनियस सॉरी, ठीक है। एक वेन काम लेते हैं सिपेनियस वेन, इस वेन के द्वारा केवल हार्ट में ब्लड सप्लाई होती है, जो सॉरी इस वेन के द्वारा जो बाईपास सर्जरी होती है तो उसमें ये वेन बस बोलिए दिस वेन इज यूज्ड फॉर दिस, ओके, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, हमारी का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, ओके, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।